स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सैकड़ों साल पुरानी बात है, जब शोभापुर नाम के एक राज्य में विलोचन नाम का एक चित्रकार रहता था। विलोचन चित्रकार अपनी कला में बहुत ही माहिर था। उसके बनाए हुए चित्र ऐसे मालूम पड़ते थे जैसे अभी बोल उठेंगे। उसके पास इतनी अच्छी कला थी, लेकिन फिर भी अपनी आजीविका के लिए वो अक्सर परेशान ही रहता था। अपनी चित्रकारी करने के लिए वो अक्सर पहाड़ों, जंगलों और ऐसे प्राकृतिक स्थानों पर जाया करता था। कुदरत के ये नज़ारे उसे अच्छी चित्रकारी करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। एक दिन की बात है, जब विलोचन ऐसे ही एक पहाड़ी इलाके में घूम रहा था कि तभी उसे वहां पर एक कुटिया दिखाई दी। विलोचन सोचने लगा कि इतनी सुंदर जगह पर ये कुटिया किसकी है। वो कुटिया के अंदर चला गया। उसने देखा कि कुटिया के अंदर एक महात्मा जी थे। विलोचन ने उन्हें प्रणाम किया। उसे देखते ही महात्मा जी कहने लगे, आओ विलोचन, कहो कैसे आना हुआ। महात्मा जी के मुंह से अपना नाम सुनकर विलोचन हैरान रह गया और कहने लगा, महात्मा जी, आपको मेरा नाम कैसे मालूम। तब महात्मा जी कहने लगे, बेटा, हमसे कोई भी बात छुपी नहीं है। मुझे मालूम है कि तुम शोभापुर के एक चित्रकार हो और तुम्हारे बनाए गए चित्र इतने सुंदर और मनोरम होते हैं कि वो किसी का भी मन मोह सकते हैं। तब विलोचन कहने लगा, परंतु ऋषिवर, ऐसी कला होने के बावजूद भी इस राज्य में मेरी कोई कदर नहीं है। निर्धनता के कारण मैं कोई सुख नहीं पा रहा हूँ। यहाँ तक कि मुझे अपनी आजीविका चलाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। ना जाने कब तक ये सब मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। तब महात्मा जी कहने लगे, बेटा, अब तुम चिंता मत करो, जल्दी ही तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारा भाग्य अब जागने वाला है, परंतु इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। कहिए ऋषिवर, आखिर क्या करने से मेरा भाग्य बदल सकता है। तब महात्मा जी ने कहा, सुनो विलोचन, जब शोभापुर राज्य की राजकुमारी नीलम और शेरपुर के युवराज यशपाल का आपस में विवाह हो जाए, तभी तुम्हारा सोया हुआ भाग्य जाग सकता है और तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। विलोचन हैरान होते हुए कहने लगा, ऋषिवर, ये आप क्या कह रहे हैं। राजकुमारी नीलम और युवराज यशपाल का विवाह, भला ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में तो आपस में वर्षों से दुश्मनी चली आ रही है। दोनों ही राजा एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तब महात्मा जी ने कहा, कुछ भी हो विलोचन, ये विवाह अवश्य होगा और इस विवाह को करवाने वाले माध्यम तुम बनोगे। इसी विवाह से तुम्हारा भाग्य भी जाग जाएगा। विलोचन ने कहा, पर कैसे ऋषिवर, कृपया मुझे विस्तार से बताइए। महात्मा जी कहने लगे, सुनो विलोचन, तुमने राजकुमारी नीलम को देखा होगा। हाँ ऋषिवर, मैंने राजकुमारी को देखा है। तो महात्मा जी ने कहा, विलोचन, तुम्हें राजकुमारी नीलम का एक सुंदर सा चित्र बनाना होगा और उस चित्र को लेकर तुम शेरपुर के युवराज यशपाल के पास जाओगे। युवराज को तुम अकेले में राजकुमारी नीलम का चित्र दिखाओगे। नीलम का चित्र देखते ही राजकुमार यशपाल उस पर मोहित हो जाएगा और उसके रूप का दीवाना हो जाएगा। तब राजकुमारी नीलम का चित्र उससे पूछेगा कि क्या वो उससे शादी करना चाहता है। विलोचन ने हैरान होते हुए कहा, महात्मा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। भला एक चित्र कैसे बोल सकता है। महात्मा जी ने कहा, बेटा, तुम वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हें कहा है। राजकुमारी का चित्र बनाकर मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारी ही कोशिशों से ये विवाह होगा। विलोचन बोला, ठीक है ऋषिवर, अगर आप कहते हैं तो मैं राजकुमारी की तस्वीर बनाता हूँ। इसके बाद विलोचन राजकुमारी की तस्वीर बनाने में लग गया। 1 महीने की जी तोड़ कोशिश के बाद उसने राजकुमारी की बहुत ही सुंदर तस्वीर बनाई और फिर वो तस्वीर लेकर वापस वन में ऋषि की कुटिया में आ गया और उसने वो तस्वीर महात्मा जी को दे दी और कहा, लीजिए महात्मा जी, मैं राजकुमारी की तस्वीर बनाकर लाया हूँ। तब महात्मा जी ने राजकुमारी की तस्वीर को अपने हाथ में लिया और कुछ पलों के लिए अपनी आंखें बंद करके किसी मंत्र का उच्चारण करने लगे और फिर वह तस्वीर
वापस विलोचन को थमा दी। कहने लगे, बेटा अब ये तस्वीर लेकर तुम राजकुमार यशपाल के पास जाओ, बाकी का काम ये तस्वीर अपने आप कर लेगी। विलोचन उसी दिन तस्वीर को अपने साथ लेकर एक समुद्री जहाज में बैठ गया जो शेरपुर राज्य की तरफ जाता था। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वो समुद्री जहाज शेरपुर राज्य के समुद्री तट पर जा पहुंचा। विलोचन शेरपुर महल की तरफ चल दिया। महल के बाहर पहुंचकर उसने पहरेदार से कहा, पहरेदार, मुझे राजकुमार यशपाल से मिलना है। पहरेदारों ने पूछा कि तुम कौन हो? मेरा नाम विलोचन है और मैं समुद्र पार दूर देश से आया हूँ। पहरेदार विलोचन को अपने साथ लेकर राजकुमार के कमरे में पहुंच गए और राजकुमार को बताने लगे कि राजकुमार, ये आदमी समुद्र पार के देश से आपसे मिलने के लिए आया है। तब विलोचन ने अपना परिचय देते हुए कहा, राजकुमार, मेरा नाम विलोचन है। मैं शोभापुर राज्य से आया हूँ और मैं एक चित्रकार हूँ। मैं अकेले में आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। राजकुमार के इशारा करने पर पहरेदार उसी समय वहां से चला गया। विलोचन ने हाथ में पकड़ी हुई राजकुमारी की तस्वीर युवराज को दिखाई और कहने लगा, युवराज, ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जब राजकुमार ने राजकुमारी नीलम की वो तस्वीर देखी तो तारीफ करते हुए कहने लगे, वाह चित्रकार, तुमने तो बहुत ही अद्भुत और सुंदर चित्र बनाया है। तुम्हारी कला का तो कोई जवाब नहीं। विलोचन बोला, राजकुमार, अभी आपने इस तस्वीर की असली खासियत तो देखी ही नहीं। राजकुमार ने हैरानी से पूछा, अच्छा, ऐसी क्या खास बात है इसमें? राजकुमार बड़ी हैरानी से उस तस्वीर को देखने लगा। तभी उस तस्वीर में बनी हुई राजकुमारी के होंठों से ये बोल फूट पड़े, युवराज, इतनी हैरानी से मेरी तस्वीर को मत देखो। युवराज बोला, अरे ये कैसा करिश्मा है, ये तस्वीर तो सचमुच बोल रही है। और फिर राजकुमारी की तस्वीर आगे कहने लगी, राजकुमार, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? राजकुमार यशपाल हैरानी से उस तस्वीर को देखता रहा और उसने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? परंतु तस्वीर ने युवराज की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तब राजकुमार ने विलोचन से पूछा, विलोचन, इस तस्वीर ने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? विलोचन बोला, युवराज, ये तस्वीर शोभापुर राज्य की राजकुमारी नीलम की है। राजकुमार बोला, लेकिन शोभापुर राज्य से तो हमारी खानदानी दुश्मनी है। दुश्मन की राजकुमारी की तस्वीर तुम मेरे पास क्यों लाए हो? विलोचन बोला, क्योंकि राजकुमार, नीलम तुम्हारी होने वाली पत्नी है। ये सुनते ही राजकुमार का मुंह हैरानी से खुला रह गया और वो बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? चित्रकार, दुश्मन की बेटी से मेरा विवाह भला कैसे हो सकता है? राजकुमार, इसमें आप भला क्या कर सकते हैं जब विधाता ने ही ऐसा लिखा है। अच्छा राजकुमार, आप मुझे एक बात बताइए, क्या राजकुमारी नीलम आपको अपने लायक नहीं लगती? राजकुमार ने कहा, ऐसी बात नहीं है विलोचन, राजकुमारी तो बहुत ही सुंदर है। उससे विवाह करके तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा, परंतु ये विवाह होना असंभव है। हमारे पिताजी महाराज ये रिश्ता कभी नहीं होने देंगे। विलोचन बोला, इसकी चिंता आप मत कीजिए युवराज, बस मुझे राजकुमारी के बारे में आप अपने विचार बताइए। राजकुमार ने कहा, तो सुनो विलोचन, राजकुमारी की तस्वीर देखते ही मैं उसके रूप पर मोहित हो गया हूँ और मैं उसका दीवाना हो चुका हूँ। उसे पाना चाहता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन विलोचन, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, मेरे चाहने से ये विवाह नहीं हो जाएगा। विलोचन ने राजकुमार को विश्वास दिलाया और कहा, युवराज, ये विवाह होगा और अवश्य होगा। मैं अभी आपकी एक तस्वीर बनाना चाहता हूँ। राजकुमार ने कहा, परंतु तुम मेरी तस्वीर का आखिर क्या करोगे? राजकुमार, मैं वापस शोभापुर पहुंचकर आपकी तस्वीर राजकुमारी को भेंट करूंगा। तब आपकी तस्वीर भी राजकुमारी नीलम से वही प्रश्न करेगी जो राजकुमारी की तस्वीर ने आपसे किया था। राजकुमार ने खुश होते हुए कहा, अच्छा, फिर तो विलोचन, तुम मेरी तस्वीर अवश्य बना लो। इसके बाद विलोचन राजकुमार की तस्वीर बनाने में जुट गया। तस्वीर पूरी बनने के बाद विलोचन बोला, राजकुमार, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आज ही शोभापुर वापस लौट जाना चाहता हूँ। राजकुमार ने कहा, विलोचन,
तुमने राजकुमारी की तस्वीर दिखाकर मेरे दिल में जो प्रेम की आग भड़काई है, उसका अंजाम न जाने क्या होने वाला है। पता नहीं राजकुमारी नीलम से मेरा विवाह होगा भी या नहीं। अब यही सवाल मेरे दिमाग में हर वक्त घूमता रहेगा। विलोचन ने कहा, युवराज, इतनी बेचैनी अच्छी नहीं। मुझे पक्का यकीन है कि राजकुमारी नीलम जल्दी ही आपकी पत्नी बनेगी। इतना कहकर विलोचन राजकुमार से विदा लेकर वहां से चला गया। शोभापुर राज्य वापस आकर विलोचन सोचने लगा कि अब राजकुमारी नीलम से अकेले में कैसे मिला जाए। अचानक उसे याद आया कि राजकुमारी नीलम रोज सुबह गौरी माँ की पूजा करने के लिए अकेली ही मंदिर जाती हैं। राजकुमारी से अकेले मिलने का वही एक मौका है। दूसरे दिन सुबह सुबह विलोचन राजकुमार की तस्वीर लेकर गौरी माता के मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते के किनारे पर खड़ा हो गया। कुछ ही देर के बाद राजकुमारी नीलम का रथ दौड़ता हुआ वहां पर आ रहा था। विलोचन ने आवाज लगाई, राजकुमारी जी, जरा सुनिए, रथ को रोकिए। ये सुनकर राजकुमारी नीलम ने घोड़ों की लगामें खींची और कहने लगी, तुम कौन हो? विलोचन बोला, राजकुमारी जी, मैं आपके ही नगर में रहने वाला विलोचन चित्रकार हूँ। मैं आपको अपने द्वारा बनाई हुई एक तस्वीर भेंट करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने आपको आवाज दी। इतना कहकर विलोचन ने राजकुमार यशपाल की तस्वीर राजकुमारी नीलम को पकड़ा दी। जैसे ही राजकुमारी की नजर उस तस्वीर पर पड़ी तो वो सोचने लगी कि ये तो कोई तेजस्वी राजकुमार लगता है। तभी वो तस्वीर कहने लगी, राजकुमारी नीलम, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? ये सुनकर राजकुमारी नीलम हक्की बक्की रह गई और चित्र को देखते हुए कहने लगी, ये कैसी अजीब बात है। ये तस्वीर तो मनुष्यों की भांति बोल रही है। अगले ही पल वो क्रोध में आकर विलोचन से कहने लगी, विलोचन, ये क्या बेहुदा हरकत है? इस तस्वीर ने हमसे ऐसा बेहुदा सवाल क्यों पूछा? विलोचन बोला, राजकुमारी जी, इस तस्वीर ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सही है। राजकुमारी बोली, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? राजकुमारी जी, ये तस्वीर शेरपुर के राजकुमार यशपाल की है। वो सचमुच ही आपसे विवाह करना चाहते हैं। राजकुमारी ने हैरान होते हुए पूछा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? शेरपुर राज्य तो हमारे दुश्मन का राज्य है। विलोचन बोला, राजकुमारी जी, दोनों राज्यों की खानदानी दुश्मनी मिटाने के लिए आपका और राजकुमार का विवाह होना बहुत ही जरूरी है। वैसे भी ये सब विधाता ने लिखा है। ये विवाह तो होकर रहेगा। राजकुमारी जी, दोनों राज्यों की भलाई इसी में है कि आप इस विवाह को मंजूरी दे दें। तब राजकुमारी ने कहा, ठीक है विलोचन, अभी तुम जाओ, मैं महल में जाकर इस बारे में सोच विचार करूंगी। और फिर विलोचन वहां से चला गया। राजकुमारी ने मंदिर में जाकर गौरी माँ के दर्शन किए और फिर राजकुमार की तस्वीर लेकर महल में अपने कमरे में वापस आ गई और सोचने लगी कि मैं एक अच्छे पति की प्राप्ति के लिए ही रोजाना गौरी माँ के दर्शन करने के लिए मंदिर जाती हूँ। और मंदिर जाते हुए रास्ते में ही मुझे विलोचन मिला था। तो क्या स्वयं गौरी माँ की भी यही इच्छा है? क्या सचमुच ही मेरा विवाह शेरपुर के युवराज से होगा? और फिर उसने एक नजर राजकुमार की तस्वीर पर डाली। अपने आप से कहने लगी, कुछ भी हो, राजकुमार है तो बहुत ही सुंदर। ये विचार आते ही वो अपने आप से शर्मा गई। इधर विलोचन एक बार फिर से उन महात्मा जी की कुटिया में जा पहुंचा और कहने लगा, ऋषिवर, अब मेरे लिए क्या आदेश है? महात्मा जी बोले, विलोचन, राजकुमारी नीलम और राजकुमार दोनों एक दूसरे के चित्रों को देख चुके हैं और एक दूसरे को पसंद भी कर चुके हैं, परंतु क्योंकि दोनों राज्यों के बीच दुश्मनी है, इसीलिए वो किसी से भी इस विवाह के बारे में बात नहीं करेंगे और मन ही मन में कुढ़ते रहेंगे। इस कारण से उनकी सेहत बिगड़ेगी और वो दोनों अस्वस्थ हो जाएंगे। अब तुम्हें शोभापुर के राजा हुक्म सिंह के पास जाना होगा और उनसे कहना कि तुम राजकुमारी की बीमारी का इलाज जानते हो। महात्मा जी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। इधर राजकुमारी नीलम सचमुच उदास रहने लगी थी। सोचने लगी कि ये मैं अपने दिल को कैसा रोग लगा बैठी हूँ। ना मैं तस्वीर देखती और ना उसके प्यार में पड़ती।
पता नहीं मेरा विवाह राजकुमार के साथ होगा भी या नहीं। ये सोच सोच कर राजकुमारी दुखों के सागर में डूब गई और यहाँ तक कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। एक दिन राजकुमारी के कमरे में जाने के लिए एक दासी ने बार बार दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कमरे का दरवाजा नहीं खुला। ये देखकर दासी कुछ परेशान हो गई और सोचने लगी, क्या बात है, आज राजकुमारी जी ने दरवाजा क्यों नहीं खोला? मुझे जल्दी ही इस बात की खबर महाराज को देनी चाहिए। वो दौड़ी दौड़ी राजा हुक्म सिंह के पास पहुंची और कहने लगी, महाराज, राजकुमारी जी ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया है। मैंने कई बार दरवाजा खटखटाया पर उन्होंने नहीं खोला। ये सुनकर राजा उसी समय राजकुमारी के कमरे के बाहर पहुंच गया। उसने भी कई बार दरवाजा खटखटाया, कई आवाजें लगाई, परंतु राजकुमारी ने दरवाजा नहीं खोला। ये देखकर राजा हुक्म सिंह परेशान हो गया और सोचने लगा कि इन दिनों राजकुमारी नीलम को न जाने क्या हो गया है। ना वो किसी से बोलती है, न हंसती है। वैद्य जी को भी उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं पता चल रहा। आज तो राजकुमारी ने अपने कमरे का दरवाजा भी बंद कर लिया। उसी दिन राजा ने अपने नगर में ये घोषणा करवा दी कि जो भी राजकुमारी के बंद कमरे का दरवाजा खुलवाएगा और उसकी बीमारी का इलाज करेगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ये घोषणा चित्रकार विलोचन ने भी सुनी और वो महाराज हुक्म सिंह के पास जा पहुंचा। कहने लगा, महाराज, मैंने आपकी मुनादी सुनी और उसे सुनकर मैं आपके पास आया हूँ। महाराज, समुद्र पार मेरा एक दोस्त रहता है जो राजकुमारी नीलम के कमरे के बंद दरवाजे को खुलवा सकता है और राजकुमारी के रोग से भी उन्हें छुटकारा दिलवा सकता है। राजा ने कहा, तो तुम जल्दी से समुद्र पार जाकर अपने दोस्त को बुला कर लाओ। तुम्हारी इस यात्रा का सारा इंतजाम हम करेंगे। चित्रकार विलोचन उसी दिन राजा के दिए हुए समुद्री जहाज में बैठकर शेरपुर के लिए चल दिया। कुछ ही दिनों में उसका जहाज शेरपुर पहुंच गया। वो महल में पहुंचकर राजकुमार से मिला और बोला, राजकुमारी नीलम की हालत ठीक नहीं है। तुम्हारी तस्वीर देखने के बाद वो गुमसुम सी रहने लगी है। यहाँ तक कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है। ये सुनकर राजकुमार चिंता में पड़ गया और कहने लगा, ये तो अच्छा नहीं हुआ विलोचन। विलोचन ने आगे बताया, यहाँ तक कि वो अपने कमरे का दरवाजा भी बंद करके बैठी है। बहुत कोशिश करने के बाद भी राजकुमारी ने दरवाजा नहीं खोला। सभी लोग दरवाजा खुलवाने की कोशिश करके हार गए, परंतु किसी को भी इस काम में सफलता नहीं मिली। इसलिए अब मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तुम मेरे साथ चलो और शोभापुर पहुंचकर राजकुमारी के कमरे के बंद दरवाजे खुलवाइए। युवराज ने चौंकते हुए कहा, क्या मैं शोभापुर चलूं? विलोचन बोला, इसमें हर्ज ही क्या है युवराज? राजकुमार बोला, लेकिन अगर राजा हुक्म सिंह को इस बात का पता चल गया कि मैं शेरपुर का राजकुमार हूं तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। विलोचन ने कहा, आप चिंता मत कीजिए राजकुमार, उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा क्योंकि आप वहां पर वेश बदल कर जाएंगे। युवराज बोला, तब ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ चलने से पहले मैं अपने पिताजी को इस बात की सूचना दे दूं। और फिर राजकुमार ने एक सिपाही को बुलाया और उससे कहा, मैं एक जरूरी काम से समुद्र पार जा रहा हूँ, तुम इस बात की सूचना पिताजी महाराज को दे देना। अब राजकुमार यशपाल समुद्री जहाज में बैठकर शोभापुर राज्य के लिए चल दिया। जब वे लोग शोभापुर राज्य के समुद्री तट पर पहुंचे तो विलोचन बोला, राजकुमार, आपने ये अपनी क्या हालत बना रखी है? युवराज ने कहा, विलोचन, जब से हमने राजकुमारी नीलम की तस्वीर देखी है तब से मैं राजकुमारी के ख्यालों में कैद हो चुका हूँ। ना खाना अच्छा लगता है और ना पीना, बस हर समय यही बात सोचता रहता हूँ कि किसी न किसी तरह से मैं राजकुमारी को पालूं। विलोचन ने दिलासा देते हुए कहा, राजकुमार, आप चिंता मत कीजिए, जल्दी ही राजकुमारी नीलम से आपका मिलन होगा। राजकुमार ने कहा, इसी उम्मीद में मैं आज तक जी रहा हूँ विलोचन। और फिर विलोचन ने युवराज को कुछ कपड़े देते हुए कहा, राजकुमार, आप ये कपड़े पहन लीजिए, ये कपड़े पहनने से आप एक ज्ञानी साधु लगेंगे। और फिर राजकुमार ने वो कपड़े पहनकर एक साधु का वेश बना लिया। उसे देखकर विलोचन कहने लगा, वाह राजकुमार, आप तो सचमुच
कोई बड़े ही ज्ञानी साधु लग रहे हैं। अब आपको राजा हुक्म सिंह तो क्या, कोई भी नहीं पहचान पाएगा। विलोचन उसी समय राजकुमार को अपने साथ लेकर राजा हुक्म सिंह के पास जा पहुंचा और कहने लगा, महाराज, यही है मेरा मित्र जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था। राजा हुक्म सिंह अपने हाथ जोड़कर साधु बने हुए यशपाल से कहने लगा, ऋषिवर, आप किसी भी तरह से राजकुमारी के कमरे के बंद दरवाजे खुलवा दीजिए और जल्दी ही उसे स्वस्थ कर दीजिए। अगर ऐसा हो गया तो इस काम के बदले में आप जो भी मुझसे मांगेंगे मैं वो दूंगा, ये मेरा वचन है। साधु बने हुए राजकुमार ने कहा, महाराज, मुझे आपके वचन पर पूरा विश्वास है, आप चिंता मत कीजिए। अब मैं आ गया हूँ, इसलिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं राजकुमारी के कमरे का बंद दरवाजा खुलवाता हूँ, परंतु महाराज, राजकुमारी के कमरे के नजदीक सिर्फ मैं और विलोचन ही जाएंगे। राजा ने विनम्रता से कहा, ठीक है ऋषिवर, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद राजकुमारी के कमरे के बाहर आकर वे दोनों रुक गए और फिर राजकुमार यशपाल राजकुमारी नीलम को पुकारने लगा और बोला, राजकुमारी नीलम, दरवाजा खोलिए। मैं शेरपुर का युवराज यशपाल तुम्हारे कमरे के बाहर खड़ा हूँ। कुछ ही पलों के बाद कमरे का दरवाजा खुल गया और राजकुमारी कहने लगी, क्या तुम सचमुच युवराज यशपाल हो? हाँ राजकुमारी, मुझे तुम तक पहुंचने के लिए ये साधु का वेश धारण करना पड़ा और तुमने ये अपनी क्या हालत बना रखी है। इसके बाद वे दोनों एकटक एक दूसरे को देखने लगे। तब विलोचन राजकुमार से कहने लगा, राजकुमार, आप राजकुमारी के साथ कमरे में जाइए, मैं कमरे के बाहर खड़ा होकर पहरा देता हूँ। राजकुमार ने कहा, ठीक है विलोचन, परंतु तुम सावधान रहना और अगर कोई इस तरफ आए तो हमें इशारा कर देना। इसके बाद साधु बना हुआ राजकुमार और राजकुमारी दोनों कमरे के अंदर चले गए। राजकुमार कहने लगा, राजकुमारी, ये क्या पागलपन है? क्या खाना पीना छोड़कर जीते जी मरने का इरादा है? राजकुमारी ने कहा, युवराज, तुम्हारे बिना जीकर भी मैं क्या करूंगी? ऐसे जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। राजकुमार बोला, नहीं राजकुमारी, ऐसा मत कहो, अभी मैं जिंदा हूँ और मेरे जिंदा रहते तुम्हें कभी कुछ नहीं हो सकता। हम जिंदा रहेंगे तो एक साथ और मरेंगे तो एक साथ। राजकुमारी उदास होते हुए कहने लगी, युवराज, ये तो संभव नहीं है, मेरा और तुम्हारा मिलन कभी नहीं हो सकता। तब राजकुमार ने उसे दिलासा देते हुए कहा, राजकुमारी, कल दरबार में मैं तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगूंगा, तब तुम देखना कि तुम्हारे पिताजी अपनी खुशी से ही तुम्हारा विवाह मेरे साथ करने को तैयार हो जाएंगे। ये सुनकर राजकुमारी का चेहरा खिल गया और वो बोली, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? हाँ राजकुमारी, ऐसा ही होगा। अब तुम कुछ खाना खा लो ताकि तुम्हारे शरीर के अंदर कुछ ताकत आ सके। कुछ देर के बाद नीलम सचमुच बड़े ही चाव से खाना खाने लगी। इस घटना के दूसरे दिन विलोचन साधु बने हुए राजकुमार के साथ राजा के दरबार में हाजिर हुआ। तब राजा कहने लगा, ऋषिवर, मैं आपसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। आपकी कोशिशों की वजह से ही हमारी बेटी ने अपने कमरे का बंद दरवाजा खोला और खाना भी खा लिया। अब आप बताइए कि इनाम में मैं आपको क्या दूं? महाराज, मैं जो भी आपसे मांगूंगा, क्या आप मुझे वही देंगे? राजा ने कहा, मैं वचन दे चुका हूँ, मांगो, तुम क्या मांगते हो? राजकुमार बोला, तो सुनिए महाराज, मुझे राजकुमारी नीलम चाहिए। ये सुनकर राजा चौंक गया और बोला, क्या तुम्हें राजकुमारी चाहिए? हाँ महाराज, मैं राजकुमारी नीलम से विवाह करना चाहता हूँ। इसी समय और इसी जगह पर राजकुमार की बात सुनकर राजा सोच में पड़ गया और बोला, ये आपने क्या मांग लिया ऋषिवर? फिर कुछ देर तक वो सोच विचार करता रहा। इसके बाद राजा ने कहा, ऋषिवर, मैं आपको वचन दे चुका हूँ, इसीलिए राजकुमारी नीलम का विवाह आपके साथ करने से मैं मना नहीं कर सकता। ये सुनकर साधु बना हुआ राजकुमार मंद मंद मुस्कुराने लगा और बोला, तो क्या आप राजकुमारी का विवाह मुझसे करने को तैयार हैं? हाँ ऋषिवर, मैं अभी राजकुमारी को दरबार में बुलाता हूँ। और फिर जयमाला एक दूसरे को पहनाकर राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हो गया। इसके बाद राजा ने कहा, ऋषिवर, आप इतना तो बता दीजिए कि आप हमारी बेटी को विदा करके कहाँ पर लेकर जाएंगे? राजकुमार बोला,
महाराज, मैं शेरपुर राज्य का निवासी हूँ, इसीलिए मैं राजकुमारी को लेकर शेरपुर ही जाऊंगा। ये सुनकर राजा हैरान रह गया और बोला, क्या आप शेरपुर के रहने वाले हैं? हाँ महाराज, मैं शेरपुर का राजकुमार यशपाल हूँ। ये सुनकर राजा हुक्म सिंह पर जैसे बिजलियां गिर गई। वो गुस्से में आकर बोला, तो तुम हमारे दुश्मन के बेटे हो? राजकुमार ने कहा, अब दुश्मनी कैसी महाराज, अब तो मैं आपका दामाद बन चुका हूँ। राजा ने कहा, अरे ये क्या अनर्थ हो गया, एक दुश्मन के बेटे के साथ हमारी बेटी का विवाह हो गया। हुक्म सिंह अब बुरी तरह से परेशान हो चुका था और फिर मन ही मन कुछ फैसला लेने के बाद वो राजकुमार यशपाल से कहने लगा, बेटा यशपाल, अब तुम हमारे दुश्मन नहीं बल्कि हमारे दामाद हो, इसलिए सालों से चली आ रही तुम्हारे और हमारे खानदान के बीच की दुश्मनी को आज मैं मिटाकर ही रहूंगा। वो कैसे महाराज? तब राजा बोला, बेटा, ये जो मेरे सिर पर तुम मुकुट देख रहे हो, यही सारे झगड़े की जड़ है। बरसों पहले हमारे परदादा ने तुम्हारे परदादा के राज्य पर आक्रमण किया था और उस युद्ध में तुम्हारे परदादा हार गए थे। तब हमारे पूर्वज तुम्हारे खानदान का ये शाही मुकुट छीनकर अपने राज्य शोभापुर ले आए थे। बस तब से ही तुम्हारे और हमारे खानदानों के बीच में दुश्मनी चली आ रही है। बेटा यशपाल, आज मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों का शाही मुकुट तुम्हें सौंपकर बरसों से चली आ रही इस दुश्मनी को खत्म कर दूंगा। ये कहते हुए राजा ने मुकुट राजकुमार को सौंप दिया। लो बेटा, अपनी अमानत संभालो। राजकुमार ने राजा से मुकुट ले लिया और राजकुमारी नीलम के साथ शेरपुर राज्य के लिए रवाना हो गया। इसके बाद राजा ने विलोचन से कहा, विलोचन, तुम्हारे ही कारण दो दुश्मन राज्य अब मित्र बन चुके हैं, इसलिए मैं तुम्हारे काम से खुश होकर तुम्हें अपना शाही चित्रकार नियुक्त करता हूँ। आज से तुम मेरे दरबार के एक दरबारी रहोगे और साथ ही मैं तुम्हें 10,000 सोने की अशर्फियां भी इनाम के तौर पर देता हूँ। इनाम पाकर विलोचन बहुत ही खुश था। उसने राजा का धन्यवाद किया। अब वो राजा हुक्म सिंह के दरबार का एक शाही चित्रकार और दरबारी बन चुका था। उसका सोया हुआ भाग्य जाग चुका था और उसकी बाकी की जिंदगी बड़ी सुख और शांति से बीतने लगी। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने कमेंट के साथ अपना नाम और अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। बात बहुत ही पुरानी है, जब रतनपुर नाम के एक गांव में शकुंतला नाम की एक बहुत ही गरीब औरत रहती थी। शकुंतला के पति की मृत्यु हो चुकी थी। शकुंतला एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार औरत थी। शकुंतला के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उसका और उसके बच्चों का जीवन यापन का साधन केवल एक गाय ही थी। उसकी गाय सुबह शाम अच्छा दूध दे देती थी। शकुंतला गाय का एक वक्त का दूध बेच देती और दूसरे वक्त के दूध में से कुछ दूध वो बच्चों को पिला देती, बाकी का दूध वो जमा देती। इस तरह से उसके बच्चों को दूध के अलावा लस्सी और मक्खन भी मिल जाता था। हालांकि शकुंतला की आमदनी बहुत ही कम थी, लेकिन फिर भी वो कम खर्चे में अपना गुजारा कर लेती थी। उसके पास अगर कुछ मक्खन बच जाता तो वो उसे गर्म करके घी बना लेती थी। जब 1.5 सेर घी जमा हो जाता तो उस घी को बेचकर अपने घर की जरूरतों का सामान ले आती। शकुंतला के घर के सामने एक अमीर आदमी की आलीशान हवेली थी। ये अमीर आदमी, जिसका नाम मनसुख था, वो नगर का एक बहुत ही बड़ा व्यापारी था। इसके अलावा उसके पास कई जमीनें भी थी। साथ ही साथ उसकी हवेली में 1-2 नहीं बल्कि पूरी 5 भैंसें थी। लेकिन उनका दूध और घी हवेली के अंदर ही खप जाता था। कुछ तो इसलिए कि मनसुख खुद भी एक पेटू आदमी था और कुछ इसलिए भी कि उसकी पत्नी कुसुमलता बहुत ही फिजूल खर्च करती थी। उसे पूछने और हिसाब लेने वाला कोई नहीं था। वो खाना बनाने के लिए घी की हंडिया उठाती तो उसमें घी नहीं होता। ऐसे समय में वो शकुंतला के घर की तरफ चल पड़ती और उससे थोड़ा सा घी मांग कर ले आती। साथ में वो ये भी कह देती कि शकुंतला, तुम चिंता मत करना, 1-2 ही रोज में
मैं तुम्हारा घी वापस कर दूंगी। मगर वो दिन कभी भी नहीं आया जब कुसुमलता ने घी वापस लौटाया हो। कुछ दिनों के बाद कुसुमलता को घी की जरूरत फिर से पड़ जाती। वो शकुंतला से और भी घी उधार लेने के लिए आ जाती। कुसुमलता की तरफ से घी उधार लेने का ये नाटक हर चौथे पांचवें दिन दोहराया जाने लगा। बेचारी शकुंतला जो मन की बहुत ही साफ थी, उसे घी उधार दे देती, लेकिन आखिर कब तक वो ऐसा कर पाती। एक दिन की बात है, जब कुसुमलता उसके पास घी उधार मांगने के लिए आई तो शकुंतला ने तंग आकर उससे कह ही दिया, देखो बहन, तुम अब तक मुझसे 5 सेर घी उधार ले चुकी हो। या तो तुम ये घी मुझे वापस कर दो या इसकी कीमत मुझे अदा करो। मैं इतनी अमीर तो हूं नहीं कि रोज तुम्हें घी उधार दे सकूं। शकुंतला की ये बात सुनकर कुसुमलता के तन बदन में जैसे आग सी लग गई। वो गुस्से में आकर कहने लगी, चल रही, बड़ी आई तू मुझे उधार देने वाली। तूने 5 सेर घी की शक्ल भी देखी है कभी? उसकी ये बात सुनकर शकुंतला हैरान रह गई और कहने लगी, तो तुम मेरे इस उपकार का बदला ये दे रही हो कि उधार लिए हुए घी से तुम मुकर गई हो? कुसुमलता चमक कर बोली, अरे तूने कभी अपनी शक्ल भी देखी है? तू क्या मुझ पर एहसान करेगी? देखो तो क्या उल्टा जमाना आ गया है। 2 पैसे की औरत हम लाखों में खेलने वालों पर एहसान करने की बात करती है। ये कहते हुए वो पैर पटकते हुए वहां से चली गई। इस घटना के बाद ये सवाल ही पैदा नहीं होता था कि कुसुमलता घी उधार लेने के लिए या घी की कीमत अदा करने के लिए शकुंतला के घर आती। कुछ दिन बीते तो एक दिन शकुंतला खुद ही हिम्मत करके कुसुमलता के घर पहुंच गई और अपने 5 सेर घी की कीमत मांगने लगी। कुसुमलता ने अपने घर के नौकरों को बुलवाया और उसे धक्के देकर अपनी हवेली से बाहर कर दिया। बेचारी शकुंतला रोती पीटती अपने घर वापस आ गई। उसने जब देखा कि कुसुमलता किसी भी तरह से उसे ना तो घी वापस कर रही है और ना ही घी की कीमत अदा कर रही है, बल्कि वो तो उधार की बात से मुकर गई है, तो मजबूर होकर वो नगर के न्यायाधीश के पास जाकर कुसुमलता की शिकायत करने लगी। न्यायाधीश ने पूछा, कहो बहन, तुम्हें क्या परेशानी है? क्या शिकायत है तुम्हारी? शकुंतला कहने लगी, हजूर, मेरे पड़ोस में रहने वाली कुसुमलता ने मुझसे कई बार घी उधार लिया, जो अब करते करते 5 सेर हो चुका है। लेकिन जब मैंने उससे अपना घी वापस मांगा या उसकी कीमत मांगी तो वो साफ मुकर गई। उसने धक्के देकर मुझे अपने घर से निकलवा दिया। मैं गरीब औरत हूँ हजूर, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। कृपा करके मेरा इंसाफ कीजिए। सारी बात सुनने के बाद न्यायाधीश ने तुरंत ही कुसुमलता को अपनी कचहरी में बुलवाया। न्यायाधीश ने कुसुमलता से कहा कि शकुंतला नाम की इस औरत ने यह दावा किया है कि तुमने अलग अलग समय पर इससे घी उधार लिया है, जिसकी मात्रा अब 5 सेर बन चुकी है, और अब ये चाहती है कि तुम या तो इसका घी वापस कर दो या फिर उसकी कीमत अदा कर दो। बताओ तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? कुसुमलता ने जवाब दिया, श्रीमान, आप तो इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं। क्या आपको लगता है कि इस औरत से घी उधार लेने की मुझे कोई जरूरत पड़ेगी? मेरे पति का लाखों का कारोबार है, उनकी तो अपनी कई जमीनें हैं। यहाँ तक कि मेरी हवेली में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरी 5 भैंसें हैं जो खूब दूध देती हैं। 5 भैंसों के दूध और घी के होते हुए मुझे क्या पड़ी है कि इस गरीब औरत के यहाँ से घी उधार लूं, जिसके पास सिर्फ 1 ही गाय है, वो भी मरियल सी। ये 5 सेर घी मुझे उधार देने की बात करती है, कभी इसने 5 सेर घी देखा भी है? अब न्यायाधीश ने शकुंतला से पूछा, क्या ये सच कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 ही गाय है? शकुंतला ने जवाब दिया, जी हजूर। न्यायाधीश ने फिर से पूछा, और क्या ये भी सच है कि कुसुमलता की हवेली में 5 भैंसें हैं? शकुंतला ने जवाब दिया, जी हाँ हजूर, ये बिल्कुल सच है। न्यायाधीश हैरानी से कहने लगा, फिर ये कैसे संभव है कि कुसुमलता तुमसे घी उधार ले, जबकि उसके अपने घर में 5 भैंसें हैं? कुसुमलता कहने लगी, हजूर,
मैं भला इस बारे में क्या कह सकती हूँ। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि कुसुमलता हर चौथे पांचवें रोज मुझसे घी उधार लेने के लिए आ जाती थी। यहाँ तक कि करते करते घी की मात्रा 5 सेर हो चुकी है। और जब मैंने इससे कहा कि तुम मेरा घी वापस कर दो या उसके पैसे चुका दो, तो ये गुस्से में आ गई और साफ मुकर गई। न्यायाधीश ने कहा, शकुंतला, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? न्यायाधीश का ये सवाल सुनकर शकुंतला कहने लगी, हजूर, मेरा गवाह तो सिर्फ ईश्वर है। ईश्वर ही जानता है कि मैंने कुसुमलता को घी उधार दिया है। सारी बातें जानने के बाद न्यायाधीश ने कहा, आज आप दोनों अपने अपने घर जा सकती हैं। मैं कल इस झगड़े का फैसला करूंगा। दोनों औरतें अपने अपने घर चली गई। शकुंतला जब अपने घर में वापस आई तो वो बहुत ही मायूस थी, जबकि कुसुमलता मन ही मन में बहुत ही खुश हो रही थी। उसे पक्का विश्वास हो गया था कि न्यायाधीश उसके पक्ष में ही फैसला सुनाएंगे। दूसरी तरफ जब न्यायाधीश अपने घर में पहुंचा तो उसे रात भर नींद नहीं आई। वो सारी रात इस मुकदमे के बारे में ही सोचता रहा। अगली सुबह जब दोनों औरतें न्यायाधीश की कचहरी में जाने के लिए कचहरी के दरवाजे पर पहुंची तो ये देखकर वो हैरान रह गई कि कचहरी के सामने बहुत सा कीचड़ जमा था। दरवाजे पर एक सिपाही खड़ा था। उसने दोनों से कहा, न्यायाधीश का आदेश है कि आप दोनों अपने जूते यहीं पर उतार दें और नंगे पैर कचहरी में जाएं। दोनों ने जूते उतार दिए और कीचड़ में से गुजरने लगी। शकुंतला को तो कोई खास तकलीफ महसूस नहीं हुई, लेकिन कुसुमलता ने बहुत ही नाक भौं सिकोड़ी। मगर वो कर भी क्या सकती थी। न्यायाधीश साहब का आदेश जो था। कीचड़ में से गुजरने के बाद जब वो दोनों न्यायाधीश के सामने पहुंची तब न्यायाधीश ने एक सिपाही को आदेश दिया कि इन दोनों के पांव धोने के लिए पानी दिया जाए। सिपाही ने पानी का एक लोटा भरकर दोनों के हाथ में थमा दिया। शकुंतला ने पानी का लोटा लिया और अपनी कम खर्चीलेपन की आदत के मुताबिक एक ही लोटे से उसने अपने दोनों पांव धो लिए। बल्कि इसके बाद भी लोटे में कुछ पानी बचा रह गया। लेकिन दूसरी तरफ कुसुमलता ने लोटे का सारा पानी एक ही पांव पर डाल दिया और फिर एक लोटा पानी और मांगा। सिपाही ने उसे एक लोटा और पानी का भरकर दिया। जब दोनों ने हाथ पैर धो लिए और जूते पहन लिए तो वे न्यायाधीश के सामने हाजिर हुई। न्यायाधीश ने कुसुमलता की तरफ देखते हुए कहा, कुसुमलता, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये गरीब औरत जिसका नाम शकुंतला है, इसका दावा बिल्कुल सच है। इसीलिए तुम्हें ये आदेश दिया जाता है कि तुम 5 सेर घी या उसके बराबर की कीमत तुरंत इसे अदा कर दो। कुसुमलता ये सुनकर घबरा गई और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, हजूर, ये तो आप अत्याचार कर रहे हैं। न्यायाधीश ने कहा, मैंने कोई अत्याचार नहीं किया बल्कि इंसाफ किया है और तुम्हारे हाथों और पैरों की गवाही लेने के बाद ही मैंने ये फैसला सुनाया है। कुसुमलता ने हैरान होकर कहा, हाथों और पैरों की गवाही? न्यायाधीश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे हाथों और पैरों की गवाही। वैसे तो जिस औरत के घर में 5 भैंसें मौजूद हों उसे इस गरीब औरत के घर से घी उधार लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो भी एक ऐसी औरत से जिसके पास केवल एक गाय है। असल बात तो ये है कि मैंने तुम लोगों के मामले के बारे में पूरी रात सोच विचार किया और फिर उसके बाद मैंने सुबह कचहरी के दरवाजे पर कीचड़ डलवा दिया और फिर तुम दोनों को अपने पांव धोने का आदेश दिया। मैंने तुम दोनों को पांव धोते हुए बड़े ही गौर से देखा था। शकुंतला ने एक ही लोटे के पानी से अपने दोनों पांव धो लिए, बल्कि उसके बाद भी शकुंतला के लोटे में पानी बच गया था, जबकि तुमने एक लोटे का सारा पानी एक ही पांव धोने में खर्च कर दिया। इससे तुम्हारी फिजूल खर्ची की आदत का पता चलता है। जब तुम पानी के मामले में इस तरह से फिजूल खर्च हो तो फिर तुम इसी तरह से घी को भी फिजूल खर्ची से उड़ाती होगी। तभी तुम्हारा हाथ हर समय तंग ही रहता होगा और तुम्हें घी उधार लेने की आवश्यकता पड़ती होगी। आज तुम्हारे हाथ और पांव ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दी। न्यायाधीश की ये बातें सुनकर कुसुमलता ने अपना सिर झुका लिया और फिर उसने
5 सेर घी की कीमत शकुंतला को अदा कर दी। नगर के लोग इस अजीबोगरीब मामले का फैसला सुनने के लिए न्यायाधीश की कचहरी के बाहर जमा थे। उन्होंने जब इस फैसले को सुना तो सभी लोग न्यायाधीश की तारीफ करने लगे कि किस तरह से न्यायाधीश ने अपनी बुद्धिमानी से इंसाफ और सच्चाई का बोलबाला कर दिया। शकुंतला ने न्यायाधीश का धन्यवाद किया और अपने घर वापस लौट आई। उस दिन के बाद से उसने फिर कभी कुसुमलता को उधार नहीं दिया और ना ही कुसुमलता कभी उसके पास घी उधार मांगने के लिए आई।